हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड होने वाला है और आईटीआर फाइलिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसी बीच आपको ये तो पता ही होगा कि बजट 2023 में इनकम टैक्स से रिलेटेड कई अमेंडमेंट्स आए थे। उसी में एक अमेंडमेंट था कैपिटल गेन के टैक्सेशन का। तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये कैपिटल गेन के टैक्सेशन में जो चेंजेस आए थे वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ विद एग्जाम्पल। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट जो अमेंडमेंट आया है वो आया है सेक्शन 48 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 48 बात करता है कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन की। बेसिकली जो ये अमेंडमेंट आया है वो आया है डबल डिडक्शन, जो कि आप क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 24 और सेक्शन 48 में। तो इस डबल डिडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ही अमेंडमेंट किया गया है। तो हम इसे डिटेल में देखते हैं। जब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस पर हाउसिंग लोन लेते हैं, तो यदि आपने होम लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसका आप पेमेंट करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि सेक्शन 24 में जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, उसमें सेक्शन 24 में यदि आप हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस इंटरेस्ट का आपको सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता है। 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेते हैं सेक्शन 24 में जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो सेल करते समय आप अपनी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे। और कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है सेक्शन 48 में। तो सेक्शन 48 में जो है वो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होती है वो बताया गया है उसमें। तो यदि हम सेक्शन 48 को देखते हैं तो जब आप अपनी सेल प्राइस यहाँ पे आप डालेंगे, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि जब आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को यहाँ पर डालते हैं अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए, तो जो इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया है हाउसिंग लोन पे उसको भी आप एक्विजिशन की कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे थे। मतलब एक बार जब आपने प्रॉपर्टी बाय की, होम लोन लिया, उस समय आप सेक्शन 24 में ऑलरेडी 2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। और आप जब उसे बेच रहे हैं तो उस समय आप जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको आप एक्विजिशन कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं, जिससे आपको डबल बार डिडक्शन मिल रहा है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लाया है। इस एक्ट 2023 का ये मेमो देख सकते हैं, यहाँ पे 3rd पॉइंट में लिखा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम असेसी हैव बीन क्लेमिंग डबल टैक्स डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एक्वायरिंग, रिन्यूइंग और रिकंस्ट्रक्टिंग a property. Firstly, it is claimed in the form of deduction from income from house property under section 24, and in some cases the deduction is also being claimed under other provision of chapter 6 of the act. Secondly, while computing capital gain on the transfer of such property, the same interest also form a part of cost of acquisition of or cost of improvement under section 48, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे 4th पॉइंट में हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डबल टैक्स डिडक्शन, तो ये जो डबल डिडक्शन हम ले रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए इट इज प्रपोज टू इंसर्ट अ प्रोविजो। तो सेक्शन 48 में एक प्रोविजो को इंसर्ट किया गया है, टू प्रोवाइड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब आप अब सेक्शन 48 में जब अपनी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे सेक्शन 48 में, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो शैल नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट। मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो हम मानते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी बाय की, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 30 लाख की, उसमें से मैंने कैश का पेमेंट कर दिया 10 लाख का और होम लोन लिया है 20 लाख का, जिसपे है इंटरेस्ट रेट 10%। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो है 2 लाख। तो इसका जब हमने इस प्रॉपर्टी को बाय किया तब सेक्शन 24 में 2 लाख का डिडक्शन हमने ले लिया। अब मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यदि केस 1 लेके चलते हैं तो मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी जो ये 30 लाख की बाय की थी, ये 2022 में बाय की थी। अब जो प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी वो की है 2023 में, मतलब फाइनेंशियल 2023-24 में। जो प्रॉपर्टी जो सेल की है उसकी सेल वैल्यू है 50 लाख, मतलब बाय की थी 30 लाख में और सेल कर दी है 50 लाख में। तो अब मैं यहाँ पर यदि कैपिटल गेन कैलकुलेट करती हूँ तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया 50 लाख, जो कि ये सेल वैल्यू है। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं तो अब तक तो क्या हो रहा था कि फाइनेंशियल 2022-23 तक आप क्या कर रहे थे कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने ये जो प्रॉपर्टी बाय की थी 30 लाख में वो, और जो आपने 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया है हाउसिंग लोन के लिए, वो भी आप इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड कर रहे थे। जो मैंने हाईलाइट किया है येलो में कि आप पहले 30 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस
2 लाख जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको इंक्लूड करके 32 लाख आप यहाँ पे दिखा रहे थे और इस तरह 18 लाख आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होके आ रहा था। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से क्या होगा कि ये जो 2 लाख का इंटरेस्ट है वो अब यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, जो आपने प्रॉपर्टी बाय की है, केवल वही अमाउंट यहाँ पर आएगा और आपका जो कैपिटल गेन होगा वो 20 लाख होगा। सेम केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लेके चलती हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय की है, मान लीजिए मैंने 2020 में, और जो प्रॉपर्टी सेल कर दी है वो है 2024 में, मतलब 31 मार्च 2024 से पहले हमने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी है। ये पता ही होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 48 में हमें नोटिफाइड किए हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो हमारा 2020-21 है, उसमें हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है वो 301 है और 2023-24 में इन्फ्लेशन इंडेक्स है 348। तो इस केस में भी यही होगा कि अब हम यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे वो 30 लाख के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि हम डबल डिडक्शन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर हम 2 लाख को यहाँ पे नहीं लेंगे, केवल 30 लाख के अकॉर्डिंग मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया 30 डिवाइडेड 301 मल्टीप्लाई 348। तो इस तरह हमारा जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई विद इंडेक्सेशन 34.68। इस तरह जो कैपिटल गेन बना वो है 15.32 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, क्योंकि जो एग्जेम्पशंस मिलती है सेक्शन 54 की वो हमें मिलती है केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पर। तो जो 20 लाख का कैपिटल गेन है उस पे हम स्लैब रेट जो होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट लगने वाली है वो मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है। तो यदि आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं और वो 12 मंथ और लेस उसका होल्डिंग पीरियड है तो 15% एसटीजी टैक्स रेट लगेगी। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट है और उनका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ और लेस है तो 15% एसटीजी रेट टैक्स रेट लगेगी। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं और 24 मंथ और लेस उसका होल्डिंग पीरियड है तो यहाँ पर स्लैब इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है वही एप्लीकेबल होगी और हाईएस्ट 30% रेट रहेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब हाउस लैंड है, बिल्डिंग है, 24 मंथ लेस यदि होल्डिंग पीरियड है तो फिर जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ये टैक्स कैलकुलेट होगा। तो जो हम अभी कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो 20 लाख का आपको कैपिटल गेन हुआ है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट यहाँ पर होगा और हाईएस्ट जो है 30% होगा। मूवेबल असेट है, गोल्ड है, सिल्वर है, पेंटिंग है और यदि होल्डिंग पीरियड 36 मंथ और लेस है तो यहाँ पे भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स कैलकुलेट होगा। और डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट है तो उस केस में भी इनकम टैक्स स्लैब के रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स कैलकुलेट होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम सेकंड अमेंडमेंट की बात करते हैं। सेकंड जो अमेंडमेंट आया है वो है सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में। तो सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में जो एग्जेम्पशन का हमें बेनिफिट मिलता है हमारे टैक्स पेयर्स को, तो उस पर अब लिमिट लगा दी है। मतलब कई ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो हाई नेटवर्थ असेसीज हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल हाउसेस को परचेज कर लेते हैं और फिर जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना ही उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो इससे उनको बहुत ही बेनिफिट हो रहा था। तो उसी चीज़ को डिफीट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लाया है और यहाँ पे एक एग्जेम्पशन लिमिट बना दी गई है। तो इस अमेंडमेंट को जानने से पहले हम सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के प्रोविजंस को देख लेते हैं। सेक्शन 54 में बताया है कि कोई असेसी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, यदि वो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यदि कोई असेसी, इंडिविजुअल, एचयूएफ अपनी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है और ट्रांसफ़र करने पर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसको इन्वेस्ट करता है किसी न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो उस केस में जो उसका अमाउंट ऑफ गेन है और जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है विच एवर इज़ लोअर, उतना उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। मतलब जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते थे उतना ही उनको एग्जेम्पशन मिल जाता था। ये हमारा था फाइनेंशियल 2022-23 तक का प्रोविज़न। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है वो ये आया है कि जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो माना जाएगा कि 10 करोड़ तक ही आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है द अमेंडमेंट एम्स टू रिस्ट्रिक्ट द एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन अप टू ₹10 करोड़। सो इवन इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इज मोर देन 10 करोड़, यदि आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 10 करोड़ से भी ज़्यादा, तो भी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन दैट कैन बी क्लेम्ड विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10 करोड़। तो 10 करोड़ ही माना जाएगा कि आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 10 करोड़ और आपको एग्जेम्पशन भी मिलेगी 10 करोड़ ही। तो जो मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10 करोड़ इफ़ द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट परचेज इज मोर देन 10 करोड़। तो आपने रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और जो ट्रांसफर करने से जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन आया उससे आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो जो नई असेट आपने परचेज की उसकी कॉस्ट यदि 10 करोड़ से ज़्यादा की है तो भी ये माना जाएगा कि कॉस्ट विल बी डीम टू बी 10 करोड़। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, और जो बेच के हम नई प्रॉपर्टी हमने खरीदी है वो भी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। तो हमारा जो कैपिटल गेन हुआ है विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ वो है 15.32 लाख। तो अब यहाँ पर मैंने लैक्स में आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हम करोड़ में भी इस एग्जाम्पल को देखेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 54 में बोला गया है कि जो अमाउंट ऑफ गेन और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, तो अमाउंट ऑफ गेन है 15.32, अमाउंट इन्वेस्ट माना जाएगा कि 10 करोड़ तक ही आपने इन्वेस्ट किया है, तो विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर तो 15.32 ही लोअर अमाउंट था, तो हमें फुल एग्जेम्पशन यहाँ पे सेक्शन 54 में मिली और नेट कैपिटल गेन जो है वो निल है। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं करोड़ में। तो हम मान के चलते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो है 15 करोड़ और जो इन्वेस्ट किया है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में वो है 16 करोड़। तो अब इस केस में क्या होगा, तो जो हमारा नया अमेंडमेंट आया है उसमें बताया है कि जो कॉस्ट होगी हमने नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जो हमने इन्वेस्ट किया है वो विल बी डीम टू बी 10 करोड़। मतलब जो कॉस्ट मानी जाएगी नई असेट की वो 10 करोड़ ही मानी जाएगी, चाहे आप 40 करोड़ करो चाहे 50 करोड़। हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15 करोड़ और जो कॉस्ट है नई असेट की वो है 10 करोड़। तो विच एवर इज लोअर, तो फिर हमें यहाँ पर 10 करोड़ का ही एग्जेम्पशन हमें मिलेगी। तो जो नेट हमारा कैपिटल गेन आएगा वो आएगा 5 करोड़ रुपए। अब हम देख लेते हैं कि जो 5 करोड़ का नेट कैपिटल गेन आया है इसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट का चार्ट है। तो यहाँ पे यदि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं और मोर देन 12 मंथ्स होल्डिंग पीरियड है तो यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो टैक्स रेट रहेगी 10%। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं और होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है तो सेम यहाँ पे भी 10% ही एलटीसीजी की टैक्स रेट रहेगी, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें फॉरेन शेयर्स भी इंक्लूड रहे हैं, तो यदि और होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो एलटीसीजी की टैक्स रेट रहेगी वो 20% रहेगी विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। नेक्स्ट है इमूवेबल असेट, जिस केस को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि कोई हाउस है, लैंड है, बिल्डिंग है और यदि होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज़्यादा है तो 20% की रेट से टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन। तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमने वहाँ पे दिया है और 20% की रेट से टैक्स लगेगा। तो हम उस कैलकुलेशन फिर से चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेट कैपिटल गेन है वो है 5 करोड़ और जो टैक्स की रेट है एलटीसीजी रेट है वो है 20%। तो हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे 5 करोड़ मल्टीप्लाई 20%। तो यहाँ पर जो टैक्स लगने वाला है आपका वो है 1 करोड़ रुपए। आगे हम देखते हैं यदि मूवेबल असेट है, मतलब गोल्ड है, जो सिल्वर, पेंटिंग्स हैं और यदि होल्डिंग पीरियड 36 मंथ और उससे ज़्यादा है तो जो टैक्स की रेट लगेगी एलटीसीजी की वो 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। और डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं और 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर रखा है तो भी यहाँ पे 20% की रेट लगेगी विथ इंडेक्सेशन। तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट और आया है डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस जो अमेंडमेंट आया है डेप्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स का, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको रेगुलरली हमारी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। हमने सेक्शन 54 की तो बात कर ली और मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 54F की। बताया कि ऐसे असेसीज जो कि इंडिविजुअल है और एचयूएफ है और वो अपनी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट को ट्रांसफर करते हैं। अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट क्या है, सेक्शन 54 में तो था कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन सेक्शन 54F में लिखा है अ कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब सेक्शन 54 कब एप्लीकेबल होगा, जब आप एक अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्शियल बिल्डिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस केस में सेक्शन 54F एप्लीकेबल होगा। तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। द असेसी बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ इफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्ट, तो जो आपने अपनी एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है उसको आपने सेल किया और उससे जो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया उसको आपने इन्वेस्ट किया इन अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आपने उसको इन्वेस्ट किया, तो उस केस में द अमाउंट ऑफ गेन शैल बी एग्जेम्प्टेड इफ होल कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड। तो आपने अपनी कॉमर्शियल बिल्डिंग को ट्रांसफर किया है, उससे जो आपको कैपिटल गेन होने वाला है वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। यदि आप ट्रांसफर करने से जो भी होल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है यदि वो पूरा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको पूरे कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है उसमें बोला गया है कि द अमेंडमेंट एम्स टू रेस्ट्रिक्ट द एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन अप टू 10 करोड़। तो जो सेक्शन 54 में था सेम ही यहाँ पे भी वही लिमिट है 10 करोड़ की। तो यहाँ पर सेक्शन 54F में एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, वहाँ बताया है कि a proviso inserted to provide that the amount of net consideration in excess of 10 crore will not be taken into account for the purpose of computing exemption under this section। तो 10 करोड़ से ऊपर यदि आपने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है
वो कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। तो हम इस 54F की जो एग्जम्पशन है इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को समझने के लिए मैं यहाँ पे ये मान के चलती हूँ कि जो ये प्रॉपर्टी हमने 30 लाख की बाय की थी, ये एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक तरह की कॉमर्शियल बिल्डिंग है। तो हमने कॉमर्शियल बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी वो 30 लाख में खरीदी और उसे 50 लाख में बेच दिया और यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट था। तो सेम यहाँ पर जो कैलकुलेशन आई वो 15.32 का हमें कैपिटल गेन हो गया। ये तो हमने 54 सेक्शन की एग्जेम्पशन देखी थी। इस रो को एक बार हाइड कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो प्रॉपर्टी थी वो एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय की थी, तो उस केस में हमें एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54F की। तो यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ 15.32 का। अब हमने एक नई प्रॉपर्टी बाय कर ली 40 लाख की। इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट इज लेस देन द नेट कंसिडरेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है हमारी 40 लाख और जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 50 लाख। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है वो कम है हमारे नेट कंसिडरेशन से। तो जो बी पॉइंट है वो हमारे इस केस को बिलोंग करता है। इस केस में हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगी। लेकिन ए पॉइंट को आप देखेंगे तो लिखा है इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट इज नॉट लेस देन द नेट कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल असेट। तो यदि कॉस्ट ऑफ न्यू असेट लेस देन नहीं है नेट कंसिडरेशन से, ऑल ऑफ सच कैपिटल गेन शैल नॉट बी चार्ज। इसका मतलब है कि पूरा जो कैपिटल गेन है वो चार्ज नहीं होगा, मतलब आपको पूरे कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर यदि 60 लाख का यदि हमारी नई प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ असेट होती तो हमारा जो नई प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो ज़्यादा है हमारी फुल वैल्यू कंसिडरेशन से। तो उस केस में जितना भी हमारा एग्जेम्पशन है वो पूरा मिलेगा, लेकिन अप टू 10 करोड़। तो हमारी तो यहाँ पर 15.32 का ही कैपिटल गेन है। मान के चल रहे हैं कि हमारी जो नई असेट है वो 40 लाख की है, तो हमारा जो नई कॉस्ट ऑफ असेट है वो लेस देन है फुल वैल्यू कंसिडरेशन से। तो बी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कैलकुलेशन करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लिया है। 40 डिवाइडेड 50, तो हमारा प्रोपोर्शनेट आया 0.80, मतलब 80% ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो यहाँ पे 50.32 की कैपिटल गेन था, तो यहाँ पर हमें जो सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन है वो 80% ही होगी। तो मैंने यहाँ पर 15.32 को 80% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलने वाली है वो मिलने वाली है 12.25 लाख की। तो जो हमारा नेट कैपिटल गेन कैलकुलेट होके आएगा वो होगा 3.06। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट है वो है 20%। यहाँ पर जो नेट कैपिटल गेन है उस पर 20% की रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो मैं यहाँ पर 20% लगा के टैक्स कैलकुलेट कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई 1 लाख। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 61,262 रुपीज़ का टैक्स बन रहा है। अब हम सेकेंड एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो करोड़्स में है। कॉमर्शियल बिल्डिंग थी हमारी, उसको जब हमने ट्रांसफ़र किया, सेल किया, तो जो कंसिडरेशन आया वो है 15 करोड़ और जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो है 8 करोड़। और जो हमने नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय की, हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो है 12 करोड़। तो अब जो नया अमेंडमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि यदि 10 करोड़ से ज़्यादा का यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे इग्नोर किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट विल बी डीम टू बी 10 करोड़। तो अब यहाँ पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो माना जाएगा कि आपने 10 करोड़ का ही अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उस अकॉर्डिंग ही हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। लैक्स में जो कैलकुलेशन की थी कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट लेस देन था नेट कंसिडरेशन से, तो यहाँ पर भी जो हमारा नेट कंसिडरेशन है वो है 15 करोड़ और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 12 करोड़। तो उस केस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमारी कैलकुलेशन होगी, लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है वो मानी जाएगी कि 10 करोड़ ही है, उस अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो एग्जेम्पशन है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वल्स टू हमारा कैपिटल गेन है 8 करोड़ मल्टीप्लाई हमारी जो हमने नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो किया तो 12 करोड़ है, लेकिन माना जाएगा कि 10 करोड़ ही किया है क्योंकि लिमिट 10 करोड़ है। तो 10 करोड़ डिवाइडेड हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 15 करोड़। तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आया 5.33 करोड़। तो इस तरह अब हम यहाँ पर नेट कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। 8 माइनस 5.33, हमारा जो नेट कैपिटल गेन हुआ वो है 2.67 करोड़। 20% की रेट से हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 2.67 मल्टीप्लाई 20%, तो मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मल्टीप्लाई जो आपको टैक्स पे करना है वो 53,40,000 का आपको यहाँ पर टैक्स बन रहा है। अब इसी कैलकुलेशन में मैं एक पॉइंट और चेंज करूँगी कि मान लीजिए कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो हमारा है यहाँ पर 10 करोड़। यहाँ पर फिर आपको इस केस में कि यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन है 8 करोड़, तो फिर इस केस में आपको पूरा 8 करोड़ का यहाँ पर कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन सेक्शन 54F में मिल जाएगी। और फिर आपको यहाँ पर
कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी तरह की वीडियोस हम हमारे चैनल पे लाते रहेंगे और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।